हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास बिहार दरोगा का होने वाला है, जो रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास से स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस से। ठीक। यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। चीन से कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान कब लागू किया गया? अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। अगला प्रश्न, भारत में शेयर बाजार के कार्य प्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। आप लोग कमेंट कीजिए, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? कीजिए, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। सही बात है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को माना जाता है। अगला कथन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करता है। यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है, कान में तेल डालकर सोना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कान में तेल डालकर सोना, हम लोग कहते हैं ना, यह तो कान में तेल डाल के सो गया है, कोई काम धंधा तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, निश्चिंत होकर बैठना। अगला प्रश्न, मनोयोग में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? मनोयोग में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हार्मोनी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंटेन। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू मेंटेन कम्युनल हार्मोनी। अगला प्रश्न, यह भी फिल इन द ब्लैंक्स है, halfway dash the two towns there was a mountain which had to be crossed। यहाँ क्या हो जाएगा? तब बिटवीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाले पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना यानी कि शुरुआत कब से हुआ था? तो 1961 से, और पहली बार कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए, 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है? ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द हेग। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत के 29वां राज्य के रूप में निकला था, लेकिन हालांकि अभी 29 राज्य नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? जल्दी कमेंट कीजिए। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। सर्वाधिक धान एवं गेहूं रोहतास में होता है, सही। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है, सही। सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न, बिहार की महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? महिला साक्षरता पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 51.5%। और यही पुरुष साक्षरता के बारे में पूछा जाए तो 71.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। कितना है? तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। अगला प्रश्न, राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की बारे में चर्चा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धुंगल समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की, यह भी सही है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपती है, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, यह भी सही हो गया। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति कितना होता है? 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो वैसे तो उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का सेट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर रोज नया नया सेट आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न पदाधिकारियों के वरीयता क्रम सही कौन है? कौन सा वरीयता क्रम में है? तो आइए चेक करते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गलत। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, देखिए यह भी गलत हो गया। राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, यह सही, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब किया गया? 1993 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के आय, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 167 में है, 167 में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। इसका गठन कब किया गया? 2007 ईस्वी, 2007 में, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला कथन है, विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। सही। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। गलत। तो कौन सही हो जाएगा? एक सही और दो गलत। पूछ क्या रहा है? असत्य कथन। असत्य क्यों हो गया? 2 नंबर असत्य है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? किस केस में? अविश्वास प्रस्ताव में कितने सदस्य? 50 सदस्य कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? पहली महिला एडीसी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनीषा पाठी। यह कहाँ की है? यह उड़ीसा की है। अगला प्रश्न, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत फेमस रही है, आजकल इंस्टाग्राम पे, रील्स पे अक्सर देखने को मिल रहा होगा। क्यों फेमस है? इसका सही आंसर जॉर्जिया मेलानी हो गई, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। जल्दी कमेंट कीजिए क्यों इतना फेमस थी। अगला प्रश्न देखिए, फिक्की के महासचिव कौन है? फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा? ज्योति बीज, यानी ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा। कौन है? ज्योति बीज फिक्की का महासचिव वर्तमान में। अगला प्रश्न देखिए, ई सरास ऐप किसने लॉन्च किया है? यह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किस 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? कौन सा युद्धाभ्यास? डेजर्ट साइक्लोन 2024। यह युद्धाभ्यास भारत और यूएई के बीच संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 43वां एशियाई शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ? जकार्ता में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनाए गए? ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेशकियान। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मेघना अहलावत को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी। उल्लास ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा ऐप? उल्लास ऐप। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कितना है? 31.2%। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में 2001 से लेकर 2011 तक में साक्षरता में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 8.2% का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, यहाँ सुमेलित करने के लिए ये सुमेलित करते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, गोवा है, याद रखिएगा, गोवा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? महाराष्ट्र है। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश यह कौन है? दिल्ली है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश यह कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो गया। यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 3 1 2। अगला प्रश्न, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? वैसे थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तराई क्षेत्र। ऑप्शन में नहीं है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो तराई क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, जापान में लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्न में से कौन अधिक महत्व का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मारमागाओ। अगला प्रश्न, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा स्पेन और मोरक्को को भी अलग किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसका पैदावार होता है? कपास का होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा प्रदान या उत्पादन हेतु प्रमुख है? ज्वारीय तरंग द्वारा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर रोज बिहार दरोगा के लिए नए नए सेट आपको देखने को मिलेगा। रहमान सर का सेट चल रहा है और कुछ दिनों में आपको दरोगा फैक्ट्री ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा जो तैयार किया गया है उसका भी सेट बहुत जल्द क्या 2-4 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं।